बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। वालेकुम तमाम सलाम। पार्टिसिपेंट्स को और सोबिया भी, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशामदीद, बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। वालेकुम और सलाम, थैंक यू। हाँ, अच्छा है कि इससे पहले कि मैं अपनी ऑडियंस के बारे में आपको कुछ बताऊं या मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं खुद थोड़ी सी ना रात को कंफ्यूज थी। अ, मैं ये सोच रही थी, अच्छा सोबिया भी ने आना है, तो ऑल दो मैंने इस पे आपसे बात भी की थी और इस चीज़ को मैंने खुद थोड़ा सा करने की कोशिश भी की थी कि भाई नहीं, ऐसा कोई डर या खौफ की कोई बात नहीं है आमना। लेकिन फिर भी मैं रात को दोबारा से बैठ के लिखा और फिर मैंने अपने आप को दोबारा से एक कंफर्टेबल किया कि अच्छा सोबिया भी अगर आएंगी भी तो इट्स ओके, अगर मुझसे कोई बड़ी मिस्टेक होती है तो वहां पे इसीलिए है कि वो मुझे बता सकती हैं, उस वक्त बता सकती हैं, बाद में बता सकती हैं। तो एक लर्नर जो होता है उसका तो काम यही होता है ना कि वो अपनी गलतियां पहले अपने किसी सीनियर को दिखाए, अपने किसी टीचर को दिखाए। तो लर्नर मोड में रहने के लिए जरूरी है कि इंसान इस फियर से निकल के कुछ करे। तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं, और दूसरा मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर भी करूं कि ये मेरे दिल में थी कहीं बात, उसको बहुत ज्यादा वो करने के बाद भी शायद अभी भी कहीं हो। तो एक तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस से भी कुछ कहना चाहती हैं तो कह लें, मुझे भी कोई नसीहत करनी है तो पहले कर लें। वो और मुझे वो इंग्लिश मूवी मैंने कुछ दिन पहले देखी, उसका मुझे वो कहते हैं उस खातून को कि तुम यहाँ पर पहली दफा आई हो, ये तुम्हारी पहली बारी है, लिहाजा पहली बारी एक ही बार आती है, तो कोई घबराना नहीं, और बिन पता नहीं क्या तो मुझे वो हिंदी के अल्फाज तो नहीं आते, तो मैं वो आपको कहना चाहूंगी कि आप की इतनी करेज है माशाल्लाह। तो 10 सारी की सारी भी गलत हो जाए ना, तो तुम बस एंजॉय करो अपना एक्सपीरियंस का, इसमें कुछ भी गलत होता ही नहीं है, क्योंकि इसलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सोबिया आपी से मैं सबको तारुफ करवा दूं। वैसे तो मुझे लगता है सब लोग सोबिया आपी को जानते ही होंगे। अम, सोबिया आपी जो है सर मोइस के एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। और काफ़ी अरसे से पेरेंटिंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से काफ़ी काम कर रही हैं। मेरी ये क्लास फेलो भी हैं और मेरी टीचर भी हैं, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और मेरी दोस्त भी हैं। तो सोबिया आपी, ये हमारे सारे जो हमारा ग्रोथ सर्कल है उसके सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ये लोग राइट। विलिंग थे कि हम लोग आमना आपका काम देखना चाहते हैं, आप क्या करवाना क्या चाह रही हो। मतलब जब से हम लोगों ने ये ज्वाइन किया था तब से मैं कहती थी नहीं, ये तरीका नहीं, इससे बेहतर भी एक तरीका है, वो हम करते हैं ट्राई, वो हम करते हैं। तो फाइनली फिर हमने कोशिश कर ही ली। तो इसमें से भी काफी लोगों से आप जानती होंगी, बाकी आप सबको जान ही जाएंगी इंशाल्लाह इनके आंसर्स और इनकी गुफ्तगू से। तो हम शुरू करते हैं। राइट। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ ठीक है, इंशाल्लाह आप स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक है। ओके, तो हमारा जो टॉपिक था वर्कशॉप का वो था फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ वर्थ। बट वो एक बहुत ही जो है ना एक्सटेंसिव किस्म की बन गई थी, बहुत डिटेल थी वो। तो उसके जब मैंने सर मुइज के साथ उसको डिस्कस किया तो सर मुइज ने उसके 5 पार्ट्स बना दिए। सर ने कहा कि नियम ना ये बहुत ज्यादा है, आप इसको 5 पार्ट्स में करें। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है हम इसी को अब करेंगे, और फिर कभी अगर हमें मौका मिला तो हम इसके सेकंड पार्ट पे जाएंगे। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ना हमारी जो मेथोडोलॉजी हम इसमें करेंगे क्या, नंबर 1 के आप सबकी अटेंशन हमें चाहिए। नंबर 2, आप सबके पास अपनी नोटबुक होनी चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं यानी पढ़ने के,
या किसी चीज को प्रैक्टिस करने के। तो एक तो lecture को इंटरेक्टिव बना लिया जाता है। तीसरा, जो हम अपने ग्रोथ सर्कल में कन्वर्सेशंस के थ्रू काफी ज्यादा एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। और एक जो है वो वर्कशॉप बेस्ड है, तो मैं उसको फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ट्राई करने लगी हूँ। इसको हमेशा मैं अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जो ऑनलाइन जफर भाई के स्टूडेंट्स के साथ, उसके साथ ट्राई करती रहती हूँ काफ़ी अरसे से। 3-4 माह तो उनके साथ हुआ है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी। तो हमारी मेथोडोलॉजी ये होगी। और सो अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने ना ग्रुप्स, हमारे जो मेन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं वो थे 15। और मैंने 15 के ग्रुप्स जो हैं वो पहले बना दिए थे, और पहले इनको कह दिया था। ऑल्दो आपको पता है कि हम लोग ब्रेकआउट रूम में जब पार्टिसिपेंट्स को भेजते हैं, तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि प्रेफर मैं करती हूँ, या शायद सब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लोग करते हों, कि जो रैंडम पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, सेम पार्टिसिपेंट ना हो। लेकिन मुझे ये था कि एक टाइम में मतलब एक सेशन हो सकता है 2 दफा ब्रेकआउट रूम में जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद चले जाएं। तो जहां से बात छोड़ी हो वहीं से बात वो पिक कर लें, और बाद में पूरा वीक भी अगर वो ही 5 लोग डिस्कशन करना चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, तो वो लोग कोई ग्रुप बना के व्हाट्सएप या कुछ भी अगर वो करना चाहें तो वो कर सकें। तो मैंने ग्रुप्स बनाए थे, और एक मैं ये कहूंगी कि आप लोग ना हैंड रेज कर लीजिएगा, तो इससे थोड़ी सी ना आसानी रहेगी। हम स्टार्ट करते हैं जी। आपके सामने एक मेटाफर है, एक पिक्चर है। आप इसको देखिए। एक ब्रिज है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, और वो इसकी कैपेसिटी जो है ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग है, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से उस सारे बर्डन को उसने होल्ड किया हुआ है। नीचे मैंने 2 सवाल दिए हुए हैं। आप सब लोग इस सवाल को पढ़ लें, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, और आपने इसका आंसर लिखना है अपने पास। हम आपको 3-4 मिनट दे देते हैं, उस पर आप लिख लें और फिर हैंड रेस कीजिएगा। सवाल तो बहुत सिंपल से है। व्हाट अलाउज द ब्रिज टू कैरी सच इंटेंस वेट सेफली? क्या उसकी कह सकते हैं, क्या पिलर्स हैं, या क्या उसके क्वालिटीज हैं, क्या चीज है जिसने उसको इतना ज्यादा वेट जो है वो सेफली उसको कैरी कर रहा है बहुत कॉन्फिडेंटली? एक तो ये ब्रिज के अकॉर्डिंग सोच लें। और दूसरा ये, व्हाट हैपेंस इफ वन ऑफ द सपोर्टिंग पिलर वीकन्स? एक तो उसके सपोर्टिंग पिलर्स को आप हाईलाइट कर लें, आपके जहन में जो भी आते हैं, मैक्सिमम जितने आते हैं। और फिर आपको क्या लगता है कि अगर एक पिलर भी इसमें से हिल जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो होगा क्या? और उसको इमेजिन कर लें, और इसके बारे में आप लोग लिखिए। अब मैं 2-3 मिनट के लिए खामोश हो जाऊंगी, ताकि आप लोग खामोशी से उसको सोच सकें और अपना आंसर लिख लें। फिर हैंड रेस कीजिएगा।
मेरे ख्याल से 3 मिनट हो गए हैं, तो अब हम लेना शुरू करते हैं। इब्राहिम, आपका हैंड रेज है सबसे पहले। अभी इसके जो पहला सवाल का जो क्वेश्चन आंसर है वो वायर्स हैं, जो ये थ्रेड्स हैं। और जो सेकंड अच्छा। है, और इसका आंसर ये है कि पिलर से ये हिल तो सकता है लेकिन ये कोलैप्स नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो थ्रेड्स है इसको काफी सपोर्ट कर सकते हैं। एक पिलर से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक पिलर से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी और जी। अगर दो तीन पिलर्स हिल गए तो? दो तीन हिल गए तो कोलैप्स कर सकता है। अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ वो डिसबैलेंस होगा अगर एक भी पिलर उसका होता है तो। या आप कह रहे हैं कि नहीं, वो मेरे ख्याल वायर से से कि संभाल। अगर ज्यादा इसमें रश होगा तो इस वजह से थोड़ा सा हिल सकता है, या फिर अर्थक्वेक आ गया तो फिर पूरा कोलैप्स कर सकता है। अच्छा, अगर रश हुआ तो एक भी अगर पिलर उसका हिल जाता है तो फिर कोलैप्स का खतरा है, अंदेशा है। जी अदरवाइज वो संभाल लेगा, आपको जी लगता है? जी। ओके, थैंक यू। इब्राहिम, अपना फिर आप जो है ना, हाथ नीचे कर लीजिएगा। चलें जी। सलमा आपा, आपकी बारी है। जी, मेरा जवाब ये है पहले सवाल का हम्म। कि ये जो इस तरह के पब्लिक मफाद के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इस बात का खुसूसी ध्यान रखा जाता है कि इसके किसी भी हिस्से कोई नुक्स बाकी ना रहे। हम्म। और ये जिस मकसद के लिए बनाया जा रहा है इसके अंदर पूरी कैपेसिटी हो, क्योंकि ये हम्म। इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन सकता है। हम्म। ये मेरा पहला सवाल का जवाब है। और दूसरा है मेरा जवाब कि अगर कोई भी पिलर कमजोर पड़ता है तो इससे खतरे की तरफ निशानदेही हो जाती है। और अगर उस कमजोरी को बर वक्त दूर ना किया जाए तो वो भी बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। अच्छा। उसको बर वक्त दूर करना चाहिए। कहीं से भी इस तरह के कामों में अगर कहीं से भी कोई छोटी सी भी गलती सामने आती है या कोई पिलर इस तरह का हो जाता है तो उसको फौरी ठीक करना चाहिए। डिले बर नहीं वक्त होना जो है ना, चाहिए। वो काम कर लेना चाहिए इस पे। जी जी, बर वक्त काम करना चाहिए। मैं हूं तो यही करूं। थैंक यू। ओके जी। अब है फातिमा। फातिमा पिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले सलाम। सवाल के जवाब में मैंने लिखा है व्हाट अलाउज द ब्रिज टू कैरी सच इंटेंस वेट सेफली। मैं लिखा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। और जो हम्म। दूसरा सवाल है ना कि व्हाट हैपेंस इज वन ऑफ द सपोर्टिंग पिलर्स वीकन्स। हम्म। इसमें एक्चुअली मैंने दो तरीके से इमेजिन किया। हम्म। पहले मैंने इमेजिन किया कि चार मतलब उसके सपोर्टिंग पिलर्स हैं तो एक वीक हो गया है। हम्म। तो फिर मैंने उसके लिए मैंने लिखा कि इट विल नीड रिपेयर। लेकिन फिर ओके। मुझे मुझे ये ख्याल आया कि हो सकता है उसके चार से ज्यादा मतलब सपोर्टिंग पिलर्स हो ब्रिज के, तो काफी ज्यादा हम्म। हूँ। तो उनमें हम्म। से अगर एक जो है वो थोड़ा सा मतलब डैमेज हो गया है या वीक हो गया है, लेकिन क्योंकि उसके इतने ज्यादा पिलर्स हैं तो फिर मुझे लगता है कि इट विल स्टिल स्टे स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मतलब मतलब बहुत उसके ज्यादा। मतलब मेरी इमेजिनेशन में ऐसे आया कि छोटे छोटे पिलर्स हैं बहुत ज्यादा। हम्म। तो अगर एक थोड़ा वीक हो गया है तो ब्रिज हम्म। कोलैप्स नहीं करेगा, वो इट विल स्टिल स्टे स्ट्रॉन्ग। बट ऑब्वियसली उस पिलर को रिपेयर तो करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो कोलैप्स कर जाएगा। ओके, आप भी कह रही हैं कि रिपेयर तो करना पड़ेगा, और अगर रिपेयर नहीं करेंगे तो उसको पड़ा रहेगा कि नहीं, कोई नहीं, बाकी काम तो हो ही रहे हैं, इट्स ओके। अगर तो वो छोटे छोटे पिलर्स हैं हम्म। तो फिर वो टाइम वेरी करता है ना, हो सकता है वो काफी अरसा ऐसे ही चलता रहे। ठीक है। लेकिन अगर चार चार बुनियादी पिलर्स हैं, लाइक चार ही पिलर्स हैं और एक वीक हो गया है या डैमेज हो गया है, तो फिर हमें उसको फौरन रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारे छोटे छोटे पिलर्स हैं और एक डैमेज हो गया है तो फिर हो हम्म। सकता है वो काफी अर्सा वैसे ही चलता रहे, लेकिन अल्टीमेटली रिपेयर तो चाहिए होती है। हम्म। बट यस, हो सकता है वो बहुत अरसा जो है ना वो स्ट्रांग रहे, उसे फर्क ना पड़े एक छोटे पिलर के वीक होने से। सही। तो ये आपने पहले सवाल का जवाब दिया कि इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या देखा है, क्या नोट किया है?
स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मतलब मैंने ये नोट किया, ये सोचा कि ये ब्रिज इंटरनली स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब इसकी जो अच्छा। कंस्ट्रक्शन हुई होगी ना हम्म। वो स्ट्रॉन्ग होगी, और उसमें हो जो सकता है बहुत मटेरियल सारे यूज हुआ है। पिलर्स हो, हाँ पिलर्स बहुत सारे हों, बहुत ज्यादा हम्म। सपोर्ट सिस्टम हो जो उसे जो है ना, जिसने उसे हम्म। खड़ा रखा हुआ है। हम्म, सही सही सही। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, अब किसकी बारी? अदनान भाई की बारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम पहला सलाम। क्वेश्चन का तो आंसर ये है कि जी, जो स्ट्रक्चर है वो उस कैपेसिटी से ज़्यादा कैपेबिलिटी पे डिज़ाइन होता है हम्म। जिसके लिए आप ट्रैफिक अलाउ करते हैं, वो उससे ज़्यादा पे डिज़ाइन होता है। ठीक है, मतलब अगर आपने हम्म। 100 कार्स को अलाउ किया है तो 120 की उसके पास कैपेसिटी होती है। दिस इज़ हाउ इंजीनियरिंग वर्क्स, और ऐसा ही होना चाहिए। सही। तो ये आ गया। बाकी अगर इसको डिटेल में भी देखना है पिक्चर को, आई डोंट नो कि आप कहाँ तक जाना है, तो वो ये पिक्चर ये बता रही है कि यहाँ पर एक तो छोटे छोटे पिलर्स हैं, फिर एक मेन फ्रेम है, दो जो चार पिलर्स हैं, और वायर्स के थ्रू, जो इब्राहिम ने भी थोड़ा सा इंडिकेट किया था कि वो वायर्स के थ्रू उस मेन फ्रेम पर ट्रांसफर हो रहा है काफी लोड, और वो फिर ग्राउंड तक लेके जा रहा है। ये सिर्फ पिक्चर की डिस्क्रिप्शन थी, आई डोंट नो मे बी कोई रेलेवेंस है कि नहीं। हम्म। अच्छा, जहां पर सेकंड क्वेश्चन का है कि एक भी पिलर वीक होता है, जब भी एक भी पिलर वीक होगा तो जो वो उसकी जो कैपेसिटी है वो बाकी पिलर्स को बियर करनी पड़ेगी अनटिल आप रिपेयर करते हैं, जैसे फातिमा बता रही थी। तो हम्म। जितना भी एक पिलर वीक होगा वो वाला पोर्शन फिर उसका लोड बाकी पिलर्स पर जाएगा, और जब तक आप हम्म। उसको रिपेयर नहीं कर लेते तब तक बाकी पिलर्स को उसको बेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी टेक्निकली भी अगर आप उसको देखें तो टेक्निकली मसला फिर वहीं पर आएगा कि बाकी पिलर्स अपनी कैपेसिटी से कितनी ज्यादा कैपेसिटी ले सकते हैं। मतलब हम्म। अगर उसके 10% वीक होने से अगर बाकी 9 पिलर्स हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो मे बी वो ले सके। मगर अगर उसकी वीकनेस 50% हो जाती है और वो वीकनेस इतनी ज्यादा है कि बाकियों के मैक्सिमम कैपेसिटी से ऊपर चली गई है, तो फिर पूरा हम्म। स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ी मैथमेटिक्स लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आई होप आप लोग समझ नहीं नहीं, पा रहे हो कि हमें समझ आ रही है, बहुत अच्छे से समझ जी। आ रही है। तो ये बहुत है अच्छा। सारा जो इस यहाँ पर मुझे इस सारी पिक्चर से समझ आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता आप लोग सब एक दूसरे के पॉइंट्स को नोट करते होंगे कि नहीं करते होंगे, बट मैं जब आप लोगों के साथ भी सेशंस लेती हूँ तो मैं सबके पॉइंट्स, अगर पॉसिबल हो तो लिख रही होती हूँ। तो ये सबके पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं सारे ही। हर एक में कुछ ना कुछ अलग है। जी ताहिरा, आपकी बारी है। जी, मुझे इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो ब्रिज है बेसिकली हमें ये पता है कि ब्रिज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें बड़े हम्म। बड़े पिलर्स होते हैं और तमाम पिलर्स जो है वो मिलकर वजन उठाते हैं। और हम्म। दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये लिखा है कि अगर एक सुतून भी इसका कमज़ोर हो जाए तो ब्रिज जो है वो गिर भी सकता है, इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा करनी पड़ सकती है इसकी कमज़ोरी की वजह से। लेकिन जो इसकी अम, दोबारा कंस्ट्रक्शन करने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर देखा जाएगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी कि जिसकी वजह से पिलर्स जो हैं वो वीक हुए, इसमें क्या हम्म। मटेरियल यूज़ किया गया था एंड इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। फिर सेकंड चीज़ इसमें मैंने ये लिखी है कि फिर ये देखा जाएगा कि क्या पूरा ब्रिज जो है उसको तोड़ के बनाने की दोबारा कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, या फिर थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करके चेक करके कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं उन प्रॉब्लम एरियाज़ में काम किया जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखे हैं। थैंक यू ताहिरा, अच्छे पॉइंट्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ओके। अच्छा, मुझे नहीं पता था आप लोगों ने ब्रिज को इतने गौर से देखना है और इतने अच्छे पॉइंट्स देने हैं मुझे। ओके, तायरा की बात बारी है जी। समर आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। मैंने ये लिखा है, जो मैंने लिखा है मतलब शुरू में ही वही मैं बता रही हूँ कि जो हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन है
कि इंटेंस वेट जो सेफली कैरी कर रहा होता है ब्रिज, उसकी इंजीनियरिंग की वजह से एंड बिकॉज ऑफ द परफेक्ट मटेरियल हम्म। यूज्ड। और दूसरे का ठीक है। आंसर ये है कि इट कैन शेक एंड टीयर अपार्ट इवेंचुअली। यानी मेरा मकसद ये था ये लिखने का कि अगर वन ऑफ द हम्म। पिलर्स वर्क नहीं कर रहे तो डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे जाके वेट वहां पे आएगा, तो वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर कोई एक भी पिलर अपनी जगह पे उस स्ट्रेंथ को बरकरार नहीं रखता, तो उस सूरत में उसकी अलाइनमेंट जो है वो वीक हो सकती है, शेक भी कर सकता है और इवेंचुअली वो टीयर कर सकता है, कोलैप्स हो सकता है मतलब। हम्म। थैंक यू। सही तो गुड हो गया। अच्छा, इसमें मेरा कोई सवाल नहीं था। बाकी जो जो अभी तक पार्टिसिपेंट्स ने बताए हैं पॉइंट्स, वो इतने मुझे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं। मैंने उनको लिख लिया है, तो एंड पे देखते हैं। अच्छा, तो आगे बारी है जी रेहान भाई की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी। जो पहला सवाल जी, है। मुझे आ रही है आवाज सबकी। जी। पहले सवाल के जवाब में मैंने लिखा है इट्स हम्म। डिज़ाइन एंड मटेरियल। और जो दूसरा सवाल है उसका जवाब मैंने लिखा है नथिंग विल अच्छा। हैपन बिकॉज अदर पिलर्स आर अवेलेबल फॉर द स्पोर्ट। हाँ। बिकॉज अदर पिलर्स अच्छा, आर अवेलेबल फॉर द आपको लगता स्पोर्ट। है कुछ भी नहीं होगा? जी। हाँ हाँ। उसमें मैंने फिर इसको दो में डिवाइड किया है इसके स्ट्रक्चर को देख के। एक तरफ तो हैं हम्म। जो बेसिक पिलर्स हैं, जो मेन पिलर्स हैं, और हम्म। दूसरे जो हैं वो स्मॉल पिलर्स हैं। अगर हम्म। बेसिक या मेन पिलर वीकन्स होता है तो वो जल्द पॉइंट आउट हो जाएगा और हम्म। बर वक्त उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ठीक है। दूसरे पिलर्स उसका जो जितना भी वेट, उसकी कैपेसिटी कम हुई है, दूसरे पिलर्स चूंकि सारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो वो उसको बियर कर लेंगे। और जो स्मॉल अच्छा। पिलर्स हैं अगर उनमें से कोई वीकन्स होता है तो वो तो हो सकता है काफ़ी देर रहे, और उसका जो वेट है वो अदर पिलर्स जो है वो इजीली उसको कैरी करके रखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत जो है वो स्ट्रांग है, डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है इसका। सही, तो जो आपने कहा था कि जो बड़े वाले पिलर्स हैं, अगर उनको कुछ होता है तो वो जल्दी पॉइंट आउट हो जाएंगे। तो जो जी अगर कोई बिल्कुल। छोटे वाला पिलर कोई बीच में कहीं कोई खराबी, तो जल्दी पॉइंट आउट भी नहीं होगी, नोटिस में नहीं आएगी। एज कंपेयर टू दोज बेसिक पिलर्स। हाँ जी। हाँ हाँ, सही। ओके। तो ये जो आपने मतलब पहले आपने लिखा नथिंग हैपन, मतलब कुछ भी नहीं जी। होगा, फिर आपने जी। इसको दो में डिवाइड कर दिया, तो ये इसके साथ फिर कैसे रिलेट हो रहा है? मुझे समझ नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि कुछ हो रहा है, आपने उसको दो में डिवाइड कर दिया है। जी। तो नथिंग हैपन वाली स्टेटमेंट कायम है आपकी? जी कायम है। मैंने उसके उसकी सपोर्ट में लिखा है बिकॉज अदर पिलर्स आर अवेलेबल फॉर द सपोर्ट। अच्छा, जी। तो जब आपने फिर इसको दो में डिवाइड किया, आपने कहा बेसिक पिलर जल्द पॉइंट आउट हो जाएंगे, और क्या होगा? अगर उनमें से भी कोई खराब हो जाता है तो भी कुछ नहीं होगा? बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो उसको पॉइंट आउट कर लेंगे, जाहिर सी बात है। वो जो क्वालिटी कंट्रोल या जो इस किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं वो अच्छा क्वालिटी चेक अच्छा होता अच्छा। रहता है। मैं इस नज़रिए से कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, नोटिस में आ जाएगा तो काम हो जाएगा उस पे। हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा जी। तो मतलब कुछ होने से पहले ही काम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे सवाल और ये अगर पैदा होता है। जी जी, क्या जी। सवाल पैदा होता है? यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये वीकन्स का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। क्या कोई कुदरती आफत आई है या कोई इस किस्म का मसला हुआ है जिसने बहुत ज्यादा अचानक से डैमेज कर दिया है, या ये जो आमतौर पे पिलर्स या ब्रिजेस वीकन्स हो रहे होते हैं बहुत स्लोली होते हैं। हम्म। जी। बिल्कुल। अच्छा, सही है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है। जी। तो मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ था कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिपेयर, यानी नोटिस में आ जाएंगे बड़े वाले पिलर्स,
और बर वक्त उनका रिपेयर हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रिपेयर होने से पहले, नोटिस में आने से पहले, या नोटिस में आए तो कोई उसको नजरअंदाज करता रहे कि हाँ ठीक है, जैसे आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, तो जैसे ये कहा जाए कि अच्छा ठीक है, अभी टाइम तो है इसका, इतने टाइम में अभी से कुछ नहीं होगा। तो मेरे जहन में ये सवाल हुआ था कि अगर तब भी ये काफी वीकन हो जाए एक, तो क्या फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा? आप मेन पिलर की बात कर रही हैं। हाँ जी, मेन पिलर्स की। अब देखिए यहाँ पे इस तस्वीर में बहुत सारे पिलर्स हैं। हम्म। तो उसका जो लोड है वो मेन पिलर्स पे वायर्स के जरिए से है। हम्म। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो स्मॉल पिलर्स हैं ये हम्म। किसी ना किसी हद तक बियर कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता ओके, है। ठीक। अच्छा, सही है। और मुझे एक बात बताएं, आपकी बारी काफी लेट आई थी, तो पहले जो बाकी लोग थे, यानी ये तो आपका अपना आंसर था, तो जो बाकी लोगों के आंसर सुनते सुनते आपके जहन में कोई मतलब तब्दीली वाकई हुई थी अपने आंसर में, या जो आपने लिखा है वो वैसे ही रहा? जो मैंने दो में डिवाइड किया है ना, ये मैंने हाँ बाद में हाँ। सुन के किया है। पहले मैंने अच्छा। इमेजिन किया था, जब ये सवाल मैंने देखा था तो पहले मैंने पॉइंट आउट तो हो गए थे कि ये दो तरह के पिलर हैं। मैंने हम्म। सबसे पहले ये इमेजिन किया कि अगर बड़ा पिलर कोलैप्स होता है तो मेरे जहन ने उसी वक्त वहां पे वो फुल स्टॉप लगा, नहीं नहीं इसको नहीं कोलैप्स होने देना। तो अच्छा मैंने फिर अच्छा। छोटा छोटा पिलर जो है इमेजिन किया था। जब मैंने दूसरों हाँ, की राय सुनी फिर मैंने इसको दो में डिवाइड कर लिया, दोनों बातें अर्ज कर दी। ठीक ठीक। थैंक यू रेहान भाई। शुक्रिया। ओके जी, अब नुशाबा भी आपकी बारी है। जी, मैंने फर्स्ट का लिखा था कि मेड विथ बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड का लिखा था कि सारा जो ब्रिज है वो ऑल ब्रिज गेट शेक और डैमेज। ओए होए, आपने तो मतलब कहा कि डायरेक्ट डैमेज, आपने छोटे बड़े का कुछ नहीं। नहीं। और आपने मतलब क्या समझ लिया कि फौरन डैमेज हो जाएगा, कि इवेंचुअली कुछ टाइम लेगा, जैसे कि बाकी सब कह रहे हैं कि वो थोड़ा टाइम बियर होगा और दूसरे उसको वेट को उठा लेंगे वगैरह हम्म, वगैरह? अम, मेरा ख्याल है कि फौरन हो जाएगा, फौरन ही क्योंकि हो जाएगा? हाँ, बैलेंस अच्छा। खराब होगा तो साथ ही डैमेज हो जाएगा, और जब हम्म। वेट इधर उधर होगा तो उससे और मसला पैदा हो जाएगा, जब हम्म। इतनी हैवी ट्रैफिक है ऊपर। बहुत हैवी ट्रैफिक है। थैंक यू शबा भी। जी तायरा, आपने दोबारा हैंड रेस किया, कुछ कहना चाह रही हैं? जी, सबकी राय सुनने के बाद एक पॉइंट और मैं इसमें ये ऐड करना चाह रही थी कि अगर पुल का एक सुतून भी जो है वो कमज़ोर हो जाएगा या गिर जाएगा तो हम्म। लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए इसे हम्म। बहुत ध्यान से चेक किया जाएगा, और ये मतलब इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना। एक ये हम्म। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम है, और जो लोग काम कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एड अप होती है। और इसके अलावा मुझे जो एक और चीज़ समझ में आ रही है वो ये कि एक पिलर में भी कमज़ोरी आ जाएगी तो इससे जो है वो बाकी पूरे ब्रिज का बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है। और वो एक पिलर की कमज़ोरी जो है अम, वो ब्रिज को उस तरीके से रहने नहीं देगी, तो इस उस सूरत में भी दोबारा से पूरे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को जो है वो चेक किया जाएगा। एंड एज आई सेड अर्लियर कि अगर फिर उसको बंद करके दोबारा रिपेयर उसकी करना है या रीबिल्ड करना है, ये या आपने बोला था पहले। एग्जैक्टली, तो वो दोबारा से उसको चेक किया जाएगा कि उसको रिपेयर करना है या उसको दोबारा से गिरा के एक नए तरीके से ब्रिज बनाना है। मैं ये बोलना चाह रही थी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके जी, मुवेज भाई आपकी बारी है। जी, पहले सवाल का आंसर है हम्म। अ, जो मैं इंटेंस वेट जो कैरी कर रहा है वो पिलर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, और कुछ अच्छा। पोर्शन, माइनर पोर्शन रोड के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, अगर एक वीक हो जाता है तो लोड रोड पे ही पड़ता है मेजरली। अगर एक वीक हो जाता है तो लोड जो है वो दूसरे पे पड़ता है अपनी इकाई? नहीं नहीं, रोड पे पड़ता है। रोड पे पड़ता है? जी, मतलब 50 उधर पिलर पे भी पड़ेगा, 50 वी रोड वीक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं।
अच्छा, आपने कहा कि रोड वीक हो जाएगा, ये जिसके ऊपर ये चल रही हैं गाड़ियां? जी जी, मटेरियल। अच्छा, तो क्या होगा? वो कमजोर हो जाएगा? या वो वीक हो जाएगा, हम्म। लेकिन अगला जो नेक्स्ट पिलर बनने से पहले अगर कुछ ज़्यादा ही देरी कर दी तो वो कोलैप्स होने की भी चांसेस हैं। हाँ ठीक है, यानी कि रिपेयर में देर नहीं होनी चाहिए। जी जी। कोलैप्स तो हो ही सकता है, ये तो एट द एंड सब कह रहे हैं। जी जी। ओके जी, थैंक यू। जी आयशा, आपकी आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने पहले का जवाब लिखा है कि उसके मजबूत पिलर और उसका मटेरियल जो है वो हम्म। स्ट्रॉन्ग रखता है। अच्छा, और दूसरा जो मैंने लिखा है वो ये है कि अगर एक पिलर भी कमजोर होगा तो अपने ठीक साथ है। वाले पिलर को कमजोर करेगा, और अगर उसको बर वक्त हम्म। ठीक ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा ब्रिज जो है वो कमजोर हो अच्छा। जाएगा और गिर जाएगा। सही। साथ वाले भी कमजोर होते होते आखिरकार जो है वो कोलैप्स कर सकता है, ये कह रही ना? जी जी। सही सही सही। ठीक है अच्छा, भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया या कुछ और भी ऐड करना? नहीं, बस यही था। चलो ठीक है, मैंने लिख लिया। ओके जी, इब्राहिम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इब्राहिम। ओ, हैंड रेज है, अगर बात करनी है तो कर लें। अच्छा जी, इब्राहिम शायद नहीं सुन पा रहे। तो आप सबकी जो इनसाइट्स हैं वो हमारे पास आ गई हैं। जिन पार्टिसिपेंट्स ने, इब्राहिम अगर आप बात करें तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। जिन पार्टिसिपेंट्स ने अपना जवाब जो है वो नहीं लिखवाया या जिन्होंने नहीं बताया, तो हो सकता है उनका यही आंसर हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। हेलो आमिना, जी। मुझे अपना नोट कराना था। हाँ हाँ बोलो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके पीछे तो मेरा एक ऑब्वियस आंसर है, वो तो है कि इसके पीछे जो इंजीनियरिंग माइंड है, जो आर्किटेक्चर बना हुआ है हम्म। बेसिक। पहले ठीक है। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग माइंड है, और दूसरी चीज फिर जो बेस है और जो मटेरियल इसमें यूज हुआ है जिसकी वजह से हम्म। ये ज्यादा लोड कैरी कर रहा है। हम्म। और सेकंड थिंग जो है कि अगर एक पिलर जो होता है वीक या डैमेज तो कोलैप्स करता है नहीं, तो हम्म। बेशक वो फौरी तौर पे कोलैप्स ना करे, चाहे बड़ा पिलर है चाहे छोटा पिलर है जो भी है, चाहे हम्म। फौरी तौर पे कोलैप्स ब्रिज ना भी करे, लेकिन उसकी जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो वीक हो जाएगा, तो इवेंचुअली वो कोलैप्स करेगा ही करेगा। हम्म। दूसरा पॉइंट मेरा ये भी था कि अगर बाकी पिलर्स ठीक है, उनमें से एक पिलर अगर डैमेज हो जाता है या वीक हो जाता है, तो जो चेक करने वाले हैं या नोटिस करने वाले हैं उनको ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी कॉज या इसकी रीजन क्या बनी है, हम्म। क्योंकि अगर एक इस तरह हो सकता है तो बाकी भी हो सकते हैं, तो उसके रीजन के पीछे भी जाना जरूरी है। हम्म। थैंक यू सो बस यही मच। मेरे पॉइंट। थैंक यू शाइस्ता। थैंक यू। ओके। ओके जी, डॉक्टर कानिता जी, आपका हैंड रेज है। अच्छा, अभी ना हम जब ब्रेकआउट रूम में भेजेंगे तो तब आपके आंसर्स हम ग्रुप में लेंगे। बट अभी क्योंकि हम मेन रूम में हैं तो अभी सबको आ, हम मौका दे रहे हैं कि सब ही बात करें, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं बात कर लें। तो जी डॉक्टर कानिता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एक्चुअली सलाम। जो पहला मैंने आंसर देखा है उसका ये है कि जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे वो अच्छा मार्क होना चाहिए, ठीक है। वो बिल्कुल लाइक ऐसा होना चाहिए कि वो उस चीज को स्ट्रॉन्ग, हम बाउंड्रीज बनाए उसकी, तो वो इतनी आसानी से चीजें खराब नहीं होती, ठीक है। और जब वो खराब हो जाएंगी, दूसरे सवाल का जो आंसर है, बेसिकली अगर वो खराब हो रही हैं तो हम उसको वक्त पे अगर चीज़ों को रेनोवेट कर लें, चीज़ें इस तरह हमारी लाइक
इसको इस तरह मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, अगर कोई भी रिलेशन है, कोई भी एक चीज है, अगर वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, थोड़ा सा उनमें इश्यूज हैं, अगर वो वक्त पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन से और इफेक्टिव जो हम कोई वो लें, लाइक बेहतर एक हम्म। चीज को करना चाहें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली इवेंचुअली कोलैप्स होगा अगर हम वक्त पे इन चीजों को वो नहीं करेंगे। वक्त पे तवज्जो नहीं ये देंगे, बस काम मुझे ये नहीं करेंगे। जी तवज्जो नहीं देंगे जी, ओके। तवज्जो नहीं देंगे या चीजें नहीं, तो फिर चीजें कोलैप्स होंगी। और जैसे घर के सतून होते हैं माँ बाप, फिर मियाँ बीवी, इन दोनों का अगर इन दोनों में से भी कोई एक भी पिलर वो होता है, मतलब सपोर्ट नहीं करता या चीजें खराब होती हैं बाय ऑल हम्म। मींस, लाइक फ्रॉम हस्बैंड साइड और वुमेन साइड। लेकिन हम्म। बात यह है, जब हम टीम वर्क करते हैं, चीजें इफेक्टिवली कम्युनिकेट होती हैं और चीजें अंडरस्टैंड की जाती हैं, तो चीजें बेहतर होने का बहुत चांस होता है। हम्म। ओके बस जी। मुझे यही बोलना था। थैंक यू जी। कोई और रह गया? ठीक है। ओके। आप आप अपनी राय नहीं देंगी? जी, क्या कह रहे हैं आप इब्राहिम? मैं कह रहा हूँ आप मैं कह रहा हूँ आप मैं कह रहा हूँ राय नहीं देंगी? सोबिया आप ही है मैं? आप और सोबिया। हम तो दे देंगे, पहले हमने एक और सवाल आपसे करना है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आप सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखा है, उस पर गौर व फिक्र किया है। आ, हमारा जो टॉपिक था वो था सेल्फ डाउट। ठीक है, तो आप लोग अब हो सकता है आप इसका जवाब फौरन से आपके जहन में आ जाए। ये बताइए कि ये जो एक तस्वीर आपको दिखाई गई है, ये एक मेटाफर है। ये किस चीज का मेटाफर आपको लगता है कि मैंने बनाया है? अगर उस मेटाफर को पहले हम सामने ले आए, फिर इस पे जो पॉइंट्स आए उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि किस चीज की तशबीह है, मेटाफर है, वट एवर? ओके। मुझे लगता है हमारी शख्सियत या फिर हमारी जात। ओके, ये हमारी सेल्फ का मेटाफर है, शख्सियत या ज़ात का। शाइस्ता की आवाज़ थी मेरे ख्याल से। जी, डॉक्टर कानिता आप क्या कहती हैं? अच्छा, अगर आप लोगों का आंसर सेम हो, फॉर एग्जांपल सेम हो, तो फिर हैंड रेज मत करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा आंसर इससे डिफरेंट है, तो फिर हैंड रेज बेसिकली जो करें। मैं समझू, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैं अपनी वो थॉट शेयर करना चाहूंगी। हम्म। बेसिकली आपने जो चीज मेटाफोर आप बोल रही हैं ना, ये आप भी चीज दिखाना चाह रही हैं कि हम्म। अगर हमारा चीजें स्ट्रांग होंगी, स्ट्रांग बाउंड्रीज होंगी, स्ट्रांग मटेरियल होगा, स्ट्रांग हेल्थी चीजें होंगी, तो इतनी चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी। सही है। और जो सपोर्टिंग पिलर्स हैं, ये कहने का आपका ये है कि अगर हमारे सराउंडिंग में या हमारे लोगों में सराउंड इतनी वो हो, लाइक सपोर्टिवनेस हो, रिगार्ड हो, केयरिंग हो, हम्म। तो ये हम्म। चीजें इतनी आसानी से वीकेंड नहीं होंगी और इतनी आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होंगी, क्योंकि जो हमारा सेल्फ टॉपिक है ना, हमारा सेल्फ डाउट। हम्म। हम्म। क्योंकि जब हमें व्हेन एवरीवन व्हेन लाइक कोई भी हमें को हम हमको वो नहीं करेगा, सही ट्रीट नहीं करेगा, तो फिर तो हम वीकेंड होंगे ना, तो फिर हम सेल्फ हम्म। डाउट में जाएंगे इवेंचुअली। अच्छा, 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 अच्छा। पता नहीं, मुझे तो ये समझ आया, इसलिए मैंने आपको ही बोला। नहीं नहीं, आपको सही समझ आया, सही समझ आया। अच्छा जी, समर आप ही, आपका हैंड रेज है। आपको क्या लगता है किस चीज का मेटाफर था? जैसे अभी तक दो लोगों ने कहा कि सेल्फ मेटाफर, सेल्फ का मेटाफर हो सकता है, मतलब अच्छा। आ, जी, मैं बताऊं जी। ये कुछ और जी बताना है जी, आपने? बताएं। नहीं नहीं, आप मेरे बताएं। ख्याल में ओके, आई थिंक अगर इसको रिलेट करें, तो ये जो मजबूत पिलर है, वो सॉरी ब्रिज है,
ये हम्म सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये ब्रिज जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जिस जगह पे उसे होना चाहिए, तो इस ब्रिज की तरह हम्म होता है। और जब उस कॉन्फिडेंस वो जब शेक होता है, उसमें डाउट्स आते हैं सेल्फ के हवाले से, तो वो हम्म ऐसा ही है कि कॉन्फिडेंस की बुनियादें वो हिला रहा होता है। जो पर्सनालिटी में जो खड़ी होती है जिन बुनियादों पे, हम्म वो हिलनी शुरू हो जाती है, या वो उस पे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। और हम्म फिर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हल्के हल्के शेक होके और फिर इवेंचुअली कोलैप्स भी हो सकता है अगर इसको रिटेन ना किया जाए। ओके, ठीक है जी, मैंने नोट कर लिया, थैंक यू। ओके जी, रेहान भाई आपकी बारी है। जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो अ, पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका एक इंसान का किरदार है जो कि उसकी वैल्यूज पे बेस करता है। हम्म जितनी जितना ज्यादा वो उसकी वैल्यूज और उसका करेक्टर मजबूत हम्म होगा, हम्म उतने ही ज्यादा सिचुएशन जो आप पिलर को वीकन होने की बात यहाँ पे हुई है, वो है डेली लाइफ में जो सिचुएशंस आती रहती हैं आपको, जो वेट आता रहता है, उसको बियर करना। और ये सारा डिपेंड करता है आपके करेक्टर की मजबूती पर। हम्म जी। तो आप इसको एक इंसान का करेक्टर कह रहे हैं कि इसका मेटाफर? जी। ओके जी, ताहिरा आपकी बारी है। ओके जी, सलमा आपा आपकी बारी, आप कुछ कहना चाह रही? हाँ जी। मेरी आवाज आ मीना। रही है? हाँ जी, आ मेरा रही ख्याल है। है ताहिरा ताहिरा आ गई है। हाँ जी, आई एम सॉरी, वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। जी, इस ब्रिज को देखकर, जैसे हमारी इस वर्कशॉप का नाम है सेल्फ डाउट एंड सेल्फ वर्थ से रिलेटेड, तो इसी से यही समझ में आता है इस ब्रिज को देखकर कि ये ब्रिज जो है ये बेसिकली एक ह्यूमन स्ट्रक्चर की ही बात यहाँ पर की जा रही है। अगर इंसान के अंदर एक भी कमजोरी या एक भी बुरी आदत आ जाए, तो वो उसकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती है। तो इसलिए बहुत अहम ये होगा कि उस आदत को पहचाना जाए कि अगर ब्रिज में कमजोरी, लेट्स से अगर एक सुतून भी कमजोर पड़ रहा है, तो हम्म ये देखा जाएगा कि इंसान के अंदर कौन सी ऐसी बुरी आदत है जिस पर उसे वर्क करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली अगेन इट इज़ रिलेटेड टू एक इंसान की शख्सियत से रिलेटेड जो है ये ब्रिज। मुझे भी यही बात समझ में आ रही है, हम्म ब्रिज की ठीक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है जी, ठीक है जी, सलमा आपा। हाँ, मेरा मीना ये जवाब है कि हम इस मेटाफर से मुझे ये लगा है कि आप ये जानना चाहते हैं कि हम चीजों को किस तरह देखते हैं, हम्म और उसके बारे में फैसले कब और कैसे लेते हैं। आप ये जज करना हम्म, चाह रही। अच्छा, बस। पर मैं तो जज नहीं करना चाह रही थी, मैं तो तो बस फिर ऐसे जवाब बातें क्यों कर मांग रही थी रही आप लोगों है? से। नहीं नहीं, हम बातें करते करते ही अपनी जो पर्सनैलिटी है ना उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। और हम्म जांचने वाले जांच जाते हैं कि हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं, और हमारी इस गुफ्तगू के पीछे क्या सोच है हमारी, क्या हमारे परसेप्शंस है, क्या हमारी शख्सियत है, क्या हमारा बैकग्राउंड हम्म है। बहुत से लोग तो ये भी हम्म दावा करते हैं ना कि हम तो हम्म बस थोड़ी सी कोई बात करता है और हम पहचान लेते हैं। कि मेरे हस्बैंड भी ये बात करते हैं, कहते हैं मैं तो खातून या मर्द किसी को भी देखकर बस उसके 2-4 मिनट की गुफ्तगू से उसको पहचान लेता हूँ, उसकी आंखों से उसको हम्म पहचान लेता हूँ जब वो बात करता है तो। हम्म तो इस तरह की बात करते हैं वो, लेकिन मुझ में ये नहीं है क्वालिटी। लेकिन बहरहाल मैंने आप ये जज किया है कि आप जो है वो ये जान देखना चाह रही हैं कि हम लोग जो है जिन जिन से आपने सवाल किया है, हम्म हम चीजों को किस तरह देखते हैं और हम्म, फैसले लेते वक्त कब और क्या मतलब इकदाम उठाते हैं। ये है आपका मकसद। ठीक है जी, ठीक।
जी अदनान भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक तो बात सबने कह दी कि ये सेल्फ के हवाले से हो सकती है पिक्चर। एक और मेरे जहन में एंगर आ रहा था, और वो एज अ लाइफ है, एज कंप्लीट एज अ होल, मतलब हम जो फैमिलीज और फ्रेंड्स के थ्रू अपनी लाइफ को चला रहे होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर एक एक पूरा इकोसिस्टम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसमें हम जिंदा होते हैं। तो जाहिर है कि एक हम्म। फैमिली में अगर एक माँ बाप बच्चे बहन भाई हैं, तो वो सब मिलकर सिचुएशन से हैंडल कर रहे हो सकते हैं। और उसमें अगर कोई हम्म। एक भी वीक पड़ता है तो उसका जो वजन है वो दूसरों पर आता है। ये एक और एंगल था जो मेरे जहन में आ रहा था इसको देखकर। थैंक यू। हम्म। ओके जी, थैंक यू। ओके सोबिया अपी यहाँ पे हैं अभी? सोबिया अपी, मैं थोड़ा सा फंस गई हूँ, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। हम्म। अच्छा, किस तरह? वो इस तरह से कि जो ये मेटाफर जो था मेरे जहन में जिस तरह से था, कुछ लोग उसके साथ साथ ही हैं, मतलब कह रहे हैं कि हाँ ये वही है, मतलब जो मैंने जो सोच के से बनाया था। और कुछ पार्टिसिपेंट्स उसको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि उनकी नई राय है। तो आप मुझे ये बताइए कि मिसाल के तौर पे जब हम ऐसे करवा रहे होते हैं वर्कशॉप, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मतलब उसको अब एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मैं अपना बता दूं, क्या करूं मैं यहाँ पे? मैं अब सोच रही हूँ, क्योंकि मेटाफर को जब वो अपनी नजर से देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो भी ठीक ठीक पॉइंट पॉइंट आउट कर रहे हैं, शायद वो भी ठीक बात कर रही हैं। हाँ देखिए, डिपेंड करता है ना कि आप एक्चुअली किस पॉइंट की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। क्योंकि मेटाफर की अगर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो डेफिनेटली हर किसी का यूनिक पॉइंट है, वो तो होगा ही, वो अपनी जगह रहेगा। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किसी भी एक चीज को, मिसाल के तौर पर अगर कोई एक दरख्त की तस्वीर में दिखाऊं तो मे बी मेरे दिमाग में दरख्त का कोई खास पहलू हो। तो इससे हम्म। अगर बाकी सारों ने दरख्त के पत्तों, दरख्त की शाखों के हवाले से जो पॉइंट्स बताए हैं वो गलत तो साबित नहीं हो जाएंगे। बट मैं जिस हम्म। पहलू से दरख्त को लेके आई थी मैं वो भी बता दूंगी। अच्छा ठीक है, सोच मतलब रहा हूँ। डिपेंड करता है कि, हाँ मुझे समझ आ रहा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि मैं किस तरफ लेके जाना चाहती हूँ गुफ्तगू को। जब मैंने इसको डिजाइन किया था तो मैंने सोचा था कि यहाँ से मैं इधर को लेके जाऊंगी। हम्म। हाँ तो तो मैं, आप उसको लेकर जाएं, क्योंकि अच्छा। आपकी जो भी ओपिनियन है उससे बाकी सब हम्म। में से किसी की भी ओपिनियन गलत थोड़ी साबित होगी। सबकी अपनी हाँ। अपनी insights हैं। मोर ओवर द approach we are following, it is about enhancing the reflection, abstraction, capacity building, and the thought process। तो वो सब तो हो गया, हम्म। हमारा मकसद तो हासिल हो गया। हम्म। ठीक है, चलें फिर। मैं वही सोच रही थी कि अच्छा, अब ये जो बाकी सबने भी मेटाफर्स बताए हैं, तो क्या इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, या जो मैं जिस तरफ लेके जाना चाह रही हूँ? तो ठीक है, मुझे समझ आ गई। तो मैं अब अपना एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। या श्योर। ओके ठीक, थैंक यू। ओके जी, तो पार्टिसिपेंट्स, जो मैंने जो सोचा था, जो मेरे जहन में था जब मैं इस मेटाफर को लेकर आई थी, और अभी जो आप लोग जब सारी बातें कर रहे थे, आपके जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो अब आप लोगों ने करना ये है कि एक तो हमारा टाइम 6 मिनट है। सो अभी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि, आपसे पहले पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। तो आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि क्या हम इसका टाइम 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा बढ़ा सकते हैं? आप अवेलेबल होंगी या नहीं? क्योंकि अगर आपकी रजामंदी हो तो फिर मैं पार्टिसिपेंट से पूछ लेती हूँ। मेरा तो ख्याल है आप बाकी सबकी रजामंदी के बारे में ज्यादा फिक्र कीजिए। अच्छा। आई विल मैनेज। जी ठीक है, आपने 1.5 घंटे जाना है भी तो काफी है। ऐसा भी आपकी आवाज एंड पे कट गई है, आपने कहा दूसरों की रजामंदी की ज्यादा फिक्र करें, और हाँ उन्हीं की करें, बिकॉज लर्निंग से इम्पोर्टेंट है ना, तो उसमें जितना खुशबू से कोई बैठ सके तो वही चीज ज्यादा बेहतर रहेगी। मुझे कहीं जाना है बट मैं उसमें टाइम थोड़ा लेट कर सकती हूँ। अच्छा चले ठीक है। तो चले सही। तो पार्टिसिपेंट्स, हाँ मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने इसको पूरे को ब्रिज को जो इस तरह से बनाया है, आप में से सारे लोगों ने बात की है, इसको इस पे सबने गौर व फिक्र किया है। लेकिन जब मैंने इसको बनाया था, जब मैंने इसको देखा था, तो मैंने इसको ऐसे सोचा था कि ये एक इंसान की जिंदगी है। मतलब इसको अगर, एक तो इसका वो पार्ट है जहाँ पे ऊपर गाड़ियां नजर आ रही है, एक देखे तो पीछे से चलता हुआ आ रहा है,
और पता नहीं ये कहाँ से चला है और ये आगे जा रहा है। तो मैंने इसको एक जिंदगी के सफर से अपने जहन में तशबीह दी थी। और ये एक इंसान की जिंदगी है, ये एक इंसान है, उसकी पूरा एक जर्नी है। और उस इंसान के ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके अपनी कुछ मकासद हैं जिंदगी के, कोई उसका विजन है, कुछ वो करना चाहता है, कहीं वो फंस गया है, कोई मुसीबत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी गाड़ियां थी, इसको मैंने कहा था, मतलब मैंने सोचा था कि ये एक वो बर्डन्स हैं जो थ्रू आउट आ रहे हैं। पीछे से अगर ये चलता हुआ आ रहा है, ये जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है, और आगे भी ये चलता जाएगा, तो ये जो बर्डन्स हैं ये उसके साथ रहेंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल खाली होगी है सड़क। कहीं ना कहीं कहीं रश ज्यादा हो गया है जिंदगी के किसी फेज में, और कभी बहुत कम हो गया है। तो मैंने इसको यूं देखा और यूं ही इसको सोचा था। और फिर मैंने जो पिलर्स और सपोर्टिंग पिलर्स के जो क्वेश्चन जब मैंने इसको बनाया, मैं आप लोगों के साथ अपना जर्नी भी थोड़ा सा शेयर करी कि मैंने इसको बनाते हुए मैं क्या क्या सोच रही थी। क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं खुद भी एक लर्नर हूँ, मैं खुद भी पहली दफा इसको ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से सोचा था कि जो सपोर्टिंग पिलर्स हैं ये और जिसका कंटेंट है, इस रोड का जो कंटेंट है, जिसको आप सबने कहा कि आर्किटेक्चर जो होगा उसके जहन में कुछ चीजें होंगी, उसने उसकी कैपेसिटी उसको दे के भेजी होगी। तो मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि ये जो खुदा जिसने मुझे बनाया है वो मेरा डिजाइनर है, वो आर्किटेक्चर है। उसने मेरे अंदर वो सारी कैपेसिटीज रख के मुझे भेजा है। उसको पता है कि मैंने इसको कितना बर्डन देना है। जो आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जितनी, जैसे अदनान भाई ने बात की थी कि जितनी जितना बर्डन उस पर डालना है उससे ज्यादा उसको कैपेसिटी दी गई है। आर्किटेक्चर जब उसको डिजाइन करता है तो उसने उसको ऐसा डिजाइन किया है। तो इंसान को या मुझे इस तरह से डिजाइन किया गया है। दूसरा, कि जो मटेरियल है जो यूज किया गया है, जाहिर है वो एक करेज है। मैंने उसको इस तरह से लिया था कि वो एक करेज है, वो एक मेरी एफर्ट है, मेरे अंदर कितना हौसला है, एक इंसान के अंदर कितना हौसला अल्लाह ताला ने रख के भेजा है कि वो बड़े से बड़े गम को बर्दाश्त करता है, फिर उससे आगे निकलता है, फिर उससे आगे बढ़ के कितने कमालात करता है। तो ये मैंने इसका इस तरह से देखा था। एंड जब इसके सपोर्टिंग पिलर्स में और भी चीजें मैंने ऐड की थी, मिसाल के तौर पे आपकी अ, आप सोचते किस तरह से हैं, आप एक्सपीरियंस किस तरह से करते हैं, आप चीज़ों को देखते और महसूस किस तरह से करते हैं, आप रिस्पॉन्स किस तरह से करते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पिलर्स हैं। और अगर इनमें से कोई एक भी हिलता जुलता है, मिसाल के तौर पे जैसे कि ताहिरा ने बात की थी और शाइस्ता ने बात की थी कि हमें ये देखना होगा कि इसकी रीजंस क्या हैं, ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, इसको आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो अगर मेरी सोच में प्रॉब्लम है, जैसे सर मोइस हमें इरेशनल बिलीव्स पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर हमें उसको जाके देखना होगा। तो ये जो पिलर्स हैं मैंने इसको डिफरेंट यानी सेल्फ की आप कह सकते हैं टाइप्स से मैंने इसको अपने जहन में रखा था कि ये इस तरह की चीजें हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज हिलती है तो होगा क्या, कि मेरा जो किसी भी फेज के अंदर मेरा खुद पर से एतमाद उठ सकता है, इसका नतीजा ये निकलेगा। तो अब मैंने इस पूरे मेटाफर को अपने लिहाज से एक्सप्लेन किया है। आप सबको कुछ समझ भी आ गई है या आप लोगों को लग रहा है कि ये समझ ही नहीं आ रही आपको? आमिना, मैं यहाँ पे कुछ बोलूं? जी जी बोलें प्लीज, बोलने के लिए मैंने हाँ। कहा है। ये ऐसे मैंने दरअसल हैंड रेज नहीं किया ना, इसलिए पूछ रही थी। जी जी बताइए। तो ये आपने कहा कि ये जो जिस तरीके से आपने इसको दिमाग में रखकर सारी चीजें बयान की हैं, और साथ ही कुरान की जो आयत आपने बताई है, उसको आप फिर जब इस अदनान की बात से रिलेट कर हम्म रही हैं तो वो मुझे सही नहीं लग रही है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब ये कहा ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहि मा कसबत, तो ये उसकी हम्म कैपेसिटी से ज्यादा नहीं करते हैं अल्लाह, कभी भी नहीं करते हम्म हैं। तो हम्म जब ये कह दिया उन्होंने, तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये अल्लाह ताला जो है वो इंसान की कैपेसिटी से ज्यादा उस पर बोझ डालते हैं, या नहीं उसको मैंने ये ये नहीं कहा था। कैपेसिटी दे के? आपने नहीं यही मैंने ये कहा नहीं है। कहा था। नहीं मैंने ये कहा था कि कैपेसिटी ज्यादा दी गई है हमें और हम्म। बोझ बाद में दिए गए हैं। मतलब जो मेरा आर्किटेक्चर है, जो खुदा है, डिजाइनर है मेरा, उसने मुझे हम्म। कैपेसिटी ज्यादा दी है। ये जो बर्डन्स हैं ये लगते ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन कैपेसिटी मेरे में है। अच्छा। हाँ मैंने ये नहीं कहा कि लेकिन वो मेरी अगर कैपेसिटी। हाँ
लेकिन अदनान ने तो ये कहा था ना कि जब डिजाइन किया जाता है कोई स्ट्रक्चर तो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको संभालने की जो है वो सलाहियत दी जाती है। तो मैंने भी यही कह इस रही हूँ। पॉइंट, हाँ मैं भी यही कह रही लेकिन हूँ कि मुझे कैपेसिटी ये ज्यादा दी बात गई है। आयत के, हाँ लेकिन मुझे आयत के हवाले से ये बात नहीं समझ आई। क्योंकि कोई भी इंसान को जब इतने गम और दुख आते हैं ना, तो कुछ लोग हम्म। बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ या हम्म। तो अपनी जिंदगी हार देते हैं या फिर पागल हो जाते हैं या नफसियाती हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, आपका क्या ख्याल है? वो इसलिए होते हैं कि एक तो उनको सही रहनुमाई नहीं मिलती है, हम्म। और दूसरे वो खुदा की इस इन आयतों से बहुत दूर होते हैं, यानी कुरान को उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं होता, तो वरना इसमें उनको जिंदगी आर्किटेक्चर जो समझता है। डिजाइनर है, जी जी, इसमें हाँ जो हाँ। डिजाइनर है उसने तो कैपेसिटी दे के भेजा था। अब उस कैपेसिटी को कोई यूज नहीं करे तो कोई क्या करे? हाँ ये कहें आप कि कैपेसिटी दे के हाँ। भेजा है, लेकिन कितनी दी है? जितना उस पे बोझ डाला हम्म। जा रहा है, ये है हाँ, मेरा एक कहने का ही। मकसद बस। हाँ, कि जितना जो बोझ बोझ डाला जा रहा है डाला उससे जा ज्यादा रहा है, ही कैपेसिटी हाँ। दे के भेजी गई। मैं ये कह अच्छा रही थी हाँ कि जो भी मैं भी बोझ यही किसी पे है उससे ज्यादा कैपेसिटी उसको देकर ही भेजा गया है। मैं ये कहना चाह रही थी। हाँ आपने ये कहा ना, इसी बात पे तो मुझे वो आयत नहीं समझ आई फिर, कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तो किसी की सलाह उसकी सलाहियत से ज्यादा बोझ डालता ही नहीं उस पे। इसका मतलब अल्लाह ने हमें सलाहियत बहुत दे के भेजी है, हमें उस सलाहियत का इल्म ही नहीं है। अच्छा, हमें इल्म हमें नहीं है अपनी वो लेकिन सलाहियत सलाहियत हमें हमारे वो अंदर है। सलाहियत वो जो बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, उसको हम्म। अगर आपने पढ़ा है तो उसको एक दफा एक नजर देखिए जरा। मैं उसको पढ़ के हैरान रह गई थी। अच्छा मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इतना पोटेंशियल है इंसान के अंदर। मतलब इतना पोटेंशियल, इतना दुख, इतना गम, जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, फिर भी वो बंदा वापस आके और फिर वो इतना काम कर रहा है। ये तो वाकई में हू बहू ये वो बात है कि वाकई में इंसान के पास तो कैपेसिटी तो बहुत है। अगर वो इरेशनल बिलीफ्स पे काम कर ले, अगर वो अपने ऊपर कुछ काम कर ले, कोई ध्यान दे ले। जैसे कि अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पिलर्स जो हैं वो जल्दी नोटिस में नहीं आते हैं, जो छोटे पिलर्स होते हैं। छोटी छोटी हमारी अपनी जो उलझने हैं हम उसको नोटिस खुद भी नहीं करते हैं। इट्स ओके, ये हो जाएगा। तो वो नोटिस में आती नहीं है। तो अब यहाँ पे तो इस ब्रिज के मेटाफर में तो ये था कि एक पूरी टीम थी जो इसको देख रही थी, जो इसका ख्याल रख रही थी वक्तन फवक्तन। लेकिन हम अपनी जात के लिए तो हम खुद ही है ना। कंस्ट्रक्टर तो हम नहीं है, लेकिन रिकंस्ट्रक्ट, जैसे कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला था तायरा ने, कि कंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है। तो जो पड़ सकता है हमें, ये अगर हम पहले खुद को ध्यान देंगे, थोड़ा अवेयर होंगे तो ही है ना। तो हमें अपनी जो कैपेसिटी है उसका भी इल्म नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। इसमें खुदा ने जो उसूल बताया है या जो खुदा की तरफ से जो आयत आई है, मुझे लगता है वो बिल्कुल मतलब बेस्ट है, परफेक्ट है वो। इसमें हमारी गलती है कि हम अपने पोटेंशियल को बहुत कम समझते हैं, बहुत कम देखते हैं अपने आप को। पता नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा, ये जो, इस्लामिक टाइप चीजें आ गई हैं बीच में। नहीं जी। हाँ सुने सुने, मैन सर्च फॉर मीनिंग जो है ये जिस बंदे ने लिखी, मैंने ये नहीं पढ़ी है, सॉरी किताब ये नहीं हाँ पढ़ी है। लेकिन हाँ आप हाँ। मुझे ये बताएं कि ये जिस इसके जो राइटर हैं क्या वो हम्म। मुस्लिम है? नहीं, वो मुस्लिम नहीं है, वो एक ज्यू है। बट वो ज्यूज अच्छा में उनकी जो अगर आप मतलब थोड़ा ज्यादा गौर से भी पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा वो यहूदी होने के बावजूद उनका फेथ जो है उनको लेके चल रहा है। फेथ के बगैर वो कुछ भी नहीं कर रहे। फेथ, गॉड, खुदा, अल्लाह, एक तौहीद, इन्हीं चीजों को वो बार बार लेके आते हैं। अच्छा मैंने तो अच्छा। जब उसको पढ़ा है तो मैं उसमें से यही चीजें अखज कर पाई। हाँ तो जाहिर है मानते तो वो भी है ना, खुदा को वो भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, जी हम भी मानते हैं। जी तो लेकिन लड़ते भी हम ही हैं सबसे ज्यादा तीनों। जी। चलें ओके। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके जी। तो अभी एक चीज मैं ऐड करूं। जी कर दे। इब्राहिम, आपने इतना लंबा मैसेज लिख के भेजा माशाल्लाह से चैट में, वो भी रोमन में। तो वो बस अब जी जी, कोई वो पढ़ उर्दू में लेगा। काफी वक्त लगता है। मैं हाँ, समझता हूँ अच्छा अभी बताओ। कि अपनी अगर मैं लाइफ को देखूं, अगर कई आजमाइश हो, कई सख्ती सख्ती मुझे महसूस हो, तो मतलब उसमें ज्यादातर हम्म। हमारे इमोशंस ही ज्यादा होते हैं। लाइक मैं जब थोड़ा सा बाहर चला जाता हूँ या थोड़ा सा मैं अगर लॉजिकली किसी आजमाइश को देखूं, तो उसमें उसके साथ आपको अल्लाह ताला नेमत भी देता है। मतलब उसके साथ आसानी लाजमन वो नाजिल करता है, जिसके जिसकी वजह से वो एक सहारा बन जाता है। मतलब अल्लाह ताला फिर साथ मदद भी करता है, अगर इंसान थोड़ा सा लॉजिकली देखे। लेकिन इतने अगर इंसान इमोशनली अनस्टेबल भी हो जाता है, जाहिर बात है। लेकिन अगर वो इतनी चीजों को इमोशनली एक्सप्रेस करता है, वो कहता है कि मतलब एक चीज पे फोकस करे जो उसकी आजमाइश है, तो फिर वो इससे हम्म। इंसान काफी खराब होता है। मतलब
मायूसी ये ज्यादा होती है। हम्म। थैंक यू इब्राहिम, आपने ऐड कर दिया। तो फातिमा, आप भी कोई बात करना चाह रही हैं? जी, मैं बस ये कहना चाह रही थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। आ, आपने कहा कि अल्लाह ताला कैपेसिटी देकर भेजते हैं। हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला पोटेंशियल देकर भेजते हैं, कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी पड़ती है। और एट हाँ टाइम्स लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती लाइफ में कि जहाँ पे वो अपनी कैपेसिटीज बिल्ड कर सकें। जी, बिल्कुल ये कह सकते हैं। पोटेंशियल्स ही है इंसान के पास, बिल्कुल सही बात है, वो तो ब्रिज में कैपेसिटी का मतलब वो, वर्ड था। जी। हाँ, बस मैं वही समझना चाह रही थी कि वो इन्वायरमेंट नहीं मिलती है टाइम्स कुछ लोगों को कि वो अपनी पोटेंशियल्स को मतलब फुली हम्म। डेवलप कर सकें, उस उनकी फुल कैपेसिटी तक लेकर जाएं। राइट। जी बिल्कुल। चलिए, मैं आई जस्ट वांटेड टू आप सही चेक कह रही विद हैं। यू कि वेदर डू यू एग्री विद दिस आइडिया। ओके जी। थैंक यू। तो आज हम लोग अपनी ये एक स्लाइड ही कर पाए हैं। मैं एक तो ये कहूंगी कि आज मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों से पोल पे पूछ लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको 1 आवर का ही रखते हैं तो हो सकता है हमारी सेशंस कुछ ज़्यादा हो जाए, 6 7 8। आई डोंट नो आप लोगों की कितनी पार्टिसिपेशन होती है, उस पर डिपेंड करता है ना। और अगर इसको हम 1.5 आवर्स का कर लें तो शायद सेशन थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये मैं पोल करवा लूंगी, अगर आप लोग जो हैं वो जो जिस तरफ ज्यादा रुझान होगा फिर उसको हम कर लेंगे। और आज की जो हमारी गुफ्तगू है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छा, मैंने एक होमवर्क मैं मतलब कुछ सोचने के लिए सोच रही थी आप लोगों को दे दूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं ये जो आप लोगों के सारे पॉइंट्स हैं इनको एक जगह पे रख के और फिर कोई अच्छा सा एक सोचने के लिए काम आप लोगों के लिए वहीं ग्रुप में भेज दूंगी। आप लोग उस पर पूरा वीक सोच सकते हैं। बल्कि आप लोग चाहें तो इसकी स्लाइड लेके आपको पता चल गया है कि ये मेटाफर असल में एक इंसान की जिंदगी या उसकी शख्सियत का है। तो इससे रिलेट करके आप लोगों ने जितनी भी बातें की हैं कि बर वक्त हमें काम कर लेना चाहिए, कुछ पिलर्स हमारी ज़ात के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ थोड़े से वीक हैं, जल्दी नोटिस में नहीं आते हैं। और जब हम एक पिलर हमारा कमज़ोर होता है तो दूसरा उसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इवेंचुअली वो कब तक बर्दाश्त करेगा, और आखिरकार तो टूट ही जाएगा। और रिपेयर तो यानी नागुज़ेर है, वो तो करना ही है। कुछ लोगों का ख्याल था, अनुशाबा आपी ने कहा था कि डायरेक्ट डैमेज हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट डैमेज है ये भी वाकई में हो जाता है कुछ लोगों का, जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे होते, जिंदगी के झमेलों में फंसे हुए होते हैं, और अचानक से जब कुछ आता है, वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वाकई में डायरेक्ट डैमेज हो जाता है। और और भी काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। तो मैं ना आप लोगों का जो सोचने वाला काम है मैं आपको पोस्ट कर दूंगी। और सोबिया आपी का मैं थैंक्स बोलती हूँ कि वो आई हैं हमारे लिए। सोबिया आपी, अगर आप हैं अभी तो हमें बताएं कि आपको डिस्कशन कैसी लगी, हमारे पार्टिसिपेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है वो कैसी लगी। और ताहिरा, आप बाद में बात कीजिएगा, पहले सोबिया आपी से बात ले लेते हो। जी आमिना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। और पार्टिसिपेशन जबरदस्त थी, सब लोगों ने सोचा है तो जबरदस्त है। सोचना ही इंसान का शर्फ है। और इसके अलावा बस एक चीज शायद वो की जा सकती है, कि कोई भी मतलब आप सब लोग अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन हैं। सो नॉलेज तो आज के दौर का एक तरह से अलमिया बन चुका है मेरी नज़र में। तो सो फोकस ऑन, मतलब मैंने खुद भी अपने लिए भी सीखा है आप सब लोगों की बातों से। और दिमाग को मुख्तलिफ तरह दौड़ाने की कोशिश की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ, वही आपके लिए भी एक सवाल छोड़ जाऊंगी। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की जिंदगी में वो कौन सा पिलर, वो कौन सी वायर, वो कौन सा स्ट्रक्चर, वो कौन सी सपोर्ट्स है, चीज है जो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में से मिसिंग है। और आपकी लाइफ तो चलती चली जा रही है, लेकिन वो एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या ऐसी मेन बेसिक मेंटल कंस्ट्रक्शन है जिस जो वीक तो हो चुकी है और बहुत सारी चीजों के ऊपर उसका बर्डन गया हुआ है, और आपकी लाइफ चल रही है, इट्स गोइंग ऑन। लेकिन एक्चुअली वो क्या है और आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेंगे?
तो मेरी तरफ से ये मैसेज है कि इस तरह से सोच के देखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सोबिया पी, आपने तो मेरा होमवर्क ही बनवा दिया है। मैं तो सोच रही हूँ इनको होमवर्क दे दूँ। ओके हाँ जी। बस वो मुझे जहाँ पे एल्स ज्यादा होता है ना तो मुझे इंडाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो मैं कहती हूँ हम फौरन अपने जात पे वापस आ जाएं। अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। जी तायरा, अब आप बात कर लें। मैं एक्चुअली इसी से रिलेटेड मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम्म। अल्लाह ताला ने अगर हर इंसान को सलाहियत दी है, उसके अंदर वो पोटेंशियल दी है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर रहा है। बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसका ध्यान किस तरफ है, उसका मकसद क्या है, उसका इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है, अपनी शख्सियत को बनाना। मुझे बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को मौके तो दिए जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो क्या उसने अपना एक माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि मुझे सो एंड सो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ही मैंने वहीं पर ग्रो करना है। तो जो उसको जिस जगह पर जिन हालात में अल्लाह ताला ने डाला है, उसको अपनी कैपेसिटीज जो हैं उन हालात में ही डेवलप करनी होंगी और उन्हीं सिचुएशंस के साथ अपने आप को बनाना होगा, निखारना होगा। तो मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि पोटेंशियल्स हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। तो अपॉर्चुनिटीज मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपने सराउंडिंग में ही, अपनी ज़ात में ही, चाहे वो आपकी सोच हो, चाहे वो आपके डेली गोल्स हों, उसी में से ही आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको बनाना होगा और अपनी सलाहियत जो अल्लाह ने आपको दी है, अपनी शख्सियत उसी से बनानी होगी। आई होप आई हैव लाइक मैं अपनी बात जो है वो समझा सकी हूँ। ताहिरा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपने सवाल किया है और जवाब भी आप खुद दे रही हैं, और ठीक जवाब, करीबन मुझे तो लगता है कि ठीक ही जवाब दे रही हैं आप। अगर कोई और आपको कुछ कहना चाह रहा है, मतलब बात ठीक है कि पोटेंशियल्स हमें दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखें। हम सोच रहे होते हैं कि मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी या इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले, इस तरह की खुदा की मदद आए तो ऐसे आए। लेकिन खुदा की मदद किस तरह से आएगी, मतलब हम सोच रहे हैं कि इसी तरीके से आनी चाहिए जैसे मैं सोचता हूँ, और हो सकता है वो किसी और तरीके से आ रही हो, और हम उससे बेखबर होके बैठे हुए हैं कि नहीं, ये थोड़ी ना मदद हुई, मुझे तो कुछ और ही चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि आपके सवाल के अंदर आप खुद ही जवाब दे रही हैं, बस इसको लिख के देखना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ ये तो ठीक है। बाकी अली रजा भाई ने हैंड रेज किया है, तो वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मुझे ये अर्ज करना था कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं शेयर कर देता हूँ कि जो हमें पोटेंशियल मिला है तो हम उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ना, वो मुझे नज़र आती है ना, वो हमारी तरजीहात है। हमारी जो प्रायोरिटीज़ है ना, वो सही सेट नहीं है। अ, हम क्या कर रहे हैं कि हमने जैसे अल्लाह ताला ने तो कहा है ना कि आखिरत को आपने तरजीह देनी है। हमने तो सारी तरजीह ही अपनी दुनिया को बनाया हुआ है। तो जो हमारी तरजीह उल्टी हो गई है तो हमारा पोटेंशियल भी कहीं दब गया है। तो इसीलिए जैसे अब आपने बात की ना उनकी कि वो है तो ये होती हैं, लेकिन उनका फेथ भी बड़ा ज़बरदस्त है। वहीं पे वैसे भी ये होती हैं जो ज़ायनिस्ट हैं, जिन्होंने दुनिया में ग्रेटर इसराइल के नाम से एक मिशन बनाया है। उसमें ना कोई इंसान देख रहे हैं, ना कोई छोटा देख रहे हैं, ना बड़ा देख रहे हैं, और जगह जगह काटते जा रहे हैं। तो असल बात यह है कि इंसान का पोटेंशियल तभी बाहर आता है जब इंसान की तरजीहात ठीक होती हैं, जब इंसान की डायरेक्शन ठीक होती है। और फिर इंसान जब अपने अंदर उस तरजीहात को, डायरेक्शन को ठीक करके, असल में इंसान ने अपने अंदर झांकना होता है, अपने अंदर देखना होता है, और फिर अपनी जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको निखारना होता है। जब उन्हें समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं इसमें इतना अच्छा हूँ, ये मैं चीज़ शौक से करता हूँ, तो फिर इंसान का पोटेंशियल असल में बाहर आता है। और हर इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट जो है ना वो सलाहियतें दे के भेजा हुआ है। सब इंसान सेम नहीं बनाए। तो बस मुझे इतना ही अर्ज करना था इस पर।
जी, थैंक यू अली भाई। होपफुली ताहिरा को कुछ मजीद भी सोचने को मिल गया होगा। इब्राहिम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह लीजिए। इसके जी, बाद मैं जी कह समझता लीजिए। हूँ कि जो इंसान के अंदर जो सलाहियत है, सलाहियत यहाँ पर फितरत के के वजह से मैं कह रहा हूँ, जो मतलब हर इंसान आवाज नहीं आ रही इब्राहिम। ओके जी, इब्राहिम की आवाज़ हमें भी नहीं आ रही है। सॉरी इब्राहिम, हम आपको नहीं सुन पा रहे। तो जी हमारा 1 घंटा 15 मिनट हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम अब अल्लाह हाफिज करें एक दूसरे को। और नेक्स्ट टाइम के लिए हम थोड़ा सा देख लेंगे कि अगर टाइम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर इसी पे हम इंशाल्लाह इसको चलाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।